नमस्कार साथियों, उड़ान आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स का जो आपका सीजीपीएससी के तहत जितने भी एग्जाम हुए हैं उस पार्ट को देख रहे हैं और उसी के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम और आगे जा रहे हैं। और आज के इस अभ्यास में हम देखने वाले हैं कि हमको योजनाओं से संबंधित और जो भी विविध प्रश्न आते हैं वहां से संबंधित कौन कौन से प्रश्न अभी तक देखने को मिले हैं और साथ में आगामी कौन कौन से सवाल बन सकते हैं, साथ में यहाँ पर कौन कौन से फैक्चुअल डाटा चेंजेस हुए हैं, इन सब को हमको यहाँ पर देखना है। तो हम सीधे बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो 2012 से 2019 तक का जो टॉपिक हम ले रहे हैं इसमें अर्थशास्त्र का योजना को हम शामिल करने वाले हैं और इसमें जो मिसलेनियस है आपका विविध तथ्य उसको भी हम यहाँ पर शामिल करने वाले हैं। तो हम सीधे आते हैं प्रश्नों पर। एक प्रश्न है आपका 2019 का कि सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 किसके द्वारा जारी किया गया। तो डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट जो है अंकटाड के द्वारा जारी किया गया था। इसको आपको और डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि इसमें क्या क्या कहा गया है। सीजीपीएससी के लिए हमको पढ़ना है तो केवल इतना ही जानना है कि ये किसके द्वारा जारी किया गया। तो ऐसा ही सवाल आपको पूछ सकता है कि आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। जैसे कि इसका आंसर होगा आपका यूएनडीपी। वैसे ही आपको पूछ सकता है हंगर इंडेक्स, भूखमरी सूचकांक, जिसमें कि लेटेस्ट में हमको 94th रैंकिंग मिला हुआ इंडिया को, ये किसके द्वारा जारी हो सकता है। तो ऐसे ही हमारे पास टोटल 10 ऐसे हैं सूचकांक है जिसके बारे में हमको जानना है किसको कौन जारी करता है और लेटेस्ट में इसका रैंक क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी अलग से वीडियो अवेलेबल है, उसी को हमको देखना है। तो यहां पर जो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, अंकटाड हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। अगला हमारे पास सवाल है अक्टूबर 2018 में किस अर्थशास्त्री को IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको बोलते हैं, के शोध विभाग का आर्थिक सलाहकार और निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया था। यह बहुत बड़ी बात है। गीता गोपीनाथन, इनको जो है इस पद पर इनको जो है नियुक्त किया गया है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी गीता गोपीनाथ, ये इसका आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं। कुछ और भी लोग हैं जो कि बड़े स्तर पर ऐसे ऐसे पदों पर नियुक्त हुए हैं, उनका नाम हमको याद रखना चाहिए। चलिए और आगे देखते हैं। आगे हमारे पास सवाल है कि निम्नांकित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादक राज्य है। हम देखते हैं कि पिछले साल भी हमारे सीजीपीएससी में एक सवाल आया था, प्रोडक्शन और एक तरफ स्टेट का नाम, और एक सोयाबीन ऐसा फसल हो जाता है जिसके बारे में लगातार चर्चा एग्जाम में होती है। तो सोयाबीन के प्रोडक्शन में आपका एमपी टॉप में है, ये तो हम जानते ही हैं। इसके अलावा जैसे कि आपका तंबाकू की बात कर लें तो आंध्र प्रदेश है, मूंगफली की बात कर लें तो गुजरात है। तो इन सब तथ्यों को भी हमको याद करके चलना चाहिए। तो इसमें जो बड़े फसल है इसको हमको देखना चाहिए। जैसे कि धान है आपका, प्रोडक्शन में हम बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल है टॉप में, लेकिन अगर उत्पादकता में बात करते हैं तो पंजाब हो जाता है आपका, इसको पढ़ लेना चाहिए हमको। गन्ना में आपका उत्तर प्रदेश टॉप में, लेकिन अगर आप प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहां पे तमिलनाडु आगे हो जाता है। तो इन सब बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। चलिए और आगे देखते हैं। अगला हमारे पास सवाल है मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में प्रथम रैंक का देश कौन सा है। ये आपका 17 का क्वेश्चन है। एक ऐसा इंडेक्स है जो लगातार आता है आपका, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इससे पहले के वीडियो में इस पर चर्चा हुई थी जिसमें आपको बताया गया था कि इसमें इंडिया का रैंक 1 to 9 था। बिल्कुल सही था ये 1 to 9, लेकिन अभी हाल में ही 3 दिन पहले ये रैंक जो है आपका 2020-21 का आ गया है। वो अगर देखा जाए तो 19-20 का था, 19 का था वो। अब इस रैंकिंग में आपको जो है भारत को 2 स्थान पीछे हटाना पड़ेगा। मतलब अब भारत का रैंक कितना हो गया, 131वां रैंक। ये लेटेस्ट है, आपको इसी डेटा को पढ़ के जाना पड़ेगा। भारत को 2 स्थान की हानि हुई है मानव विकास सूचकांक में, और भारत का रैंक अब हो गया है, नंबर हो गया आपका 0.645 नंबर। भारत जो है मध्यम मानव विकास सूचकांक वाला देश है। भारत को 131वां रैंक मिला है, 0.645 अंक मिला है, और टॉप में आपका अभी भी नॉर्वे है। टॉप में आपका अभी भी कौन है, नॉर्वे है। भारत के लोगों की जीवन प्रत्याशा अगर आप देखें, लाइफ एक्सपेंडेंसी देखें तो 69.7 ईयर बताया गया है। इन सब तथ्यों को आपको याद करना चाहिए। यहां से निश्चित रूप से सवाल आपको मिलने वाले हैं आपके अगले एग्जाम में। और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास सवाल है कि फसल और उसके सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य के निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही नहीं है। चावल तो होता ही है पश्चिम बंगाल में, कंफर्म है, ऐसा सवाल आएगा ही एक ठो। गेहूं में आपका उत्तर प्रदेश टॉप में है, कपास में गुजरात टॉप में है, राई सरसों में राजस्थान टॉप में है। तो सब चीज यहां पर सुमेलित है, और हमको पूछा क्या है कि कौन सा सही नहीं है। तो यहां पर इनमें से कोई नहीं आपको आंसर लेना पड़ेगा। तो ये पूरा सुमेलित है, ठीक है।
और आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास सवाल है कि भारत में वैश्विक उद्यमियों का सम्मेलन वर्ष 2017 में कहां आयोजित किया गया। 2017 की बात है ये, तो ये हैदराबाद में आयोजित किया गया था। उस समय के बाद अभी और तो नहीं हुए हैं, तो ये 17 का ही सवाल था, इसलिए 17 में आया है। अभी आपको जो है वैश्विक उद्यमियों का जो सम्मेलन होता है आपका, वो स्विट्जरलैंड की राजधानी दावोस में होती थी, लेकिन पहली बार उसके स्थान को चेंज किया गया है। हालांकि अगर इतिहास में देखेंगे तो दूसरी बार हो जाएगी, तो इसको जो है सिंगापुर में आयोजित कर रहे हैं। वैश्विक उद्यमिता सम्मेलन जो है वो सिंगापुर में आयोजित हो रहा है इस साल, कोविड के कारण। इसको याद रखना, ये सवाल आपका पीएससी प्री में फंस सकता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर उस समय के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या था, हैदराबाद था। चलिए अगला हमारे पास सवाल है मुद्रा योजना के बारे में। एक ऐसी योजना है जो लगभग बार बार एग्जाम में आता था। तो इस मुद्रा योजना के तहत हमको ये जानना रहता है कि आखिर ये जो कितने प्रकार के इसमें ऋण होते हैं। तो इसमें एक होता है आपका शिशु ऋण, एक होता है आपका किशोर ऋण, और एक होता है तरुण ऋण। इसी के बारे में प्रश्न को बार बार पूछा गया है। 8 अप्रैल 2014 को योजना स्टार्ट हुआ था आपका मुद्रा योजना। तो इसमें हमको याद रखना है, जब शिशु ऋण मिलेगा तो इसमें 50,000 रुपए तक का लोन मिलेगा आपको, लेकिन जब किशोर ऋण मिलेगा तो 50,000 से 5 लाख रुपए तक का मिलेगा, और तरुण ऋण मिलेगा तो 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का ऋण इसमें मिलेगा। इस बात को आपको याद रखना चाहिए। तो पूछा क्या है हमको, किशोर मतलब 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का, ये सेकंड वाला है आपका। तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो डी है ये राइट हो जाएगा कि किशोर ऋण में जो कि मुद्रा योजना से संबंधित है, इसमें 50,000 से 5 लाख रुपए तक के बीच का ऋण आपको प्राप्त हो सकता है। और आगे देखते हैं। आगे हमारे पास सवाल है, सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है। तो शाकंभरी योजना भी इसमें सबमिट हो गया है, किसान समृद्धि नलकूप योजना भी आ गया है, लघुत्तम सिंचाई तालाब योजना भी आ गया है। तो अगर आप देखा जाए तो जितने भी छोटे योजना थे इसमें इसको सबको सबमिट कर दिया गया है, लेकिन एनीकट लोगों को इससे बाहर रखा गया है अभी भी। तो इस तरह से इसका आंसर जो डी है एनीकट, ये राइट हो जाएगा। और आगे देखते हैं सवाल। आगे हमारे पास सवाल है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में आपका मिट्टी का जो परीक्षण करने वाला प्रयोगशाला है ये शामिल किया गया है। सॉइल हेल्थ कार्ड इसी के माध्यम से बनता है, ये भी आपको याद रखना है। 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला ये भी शामिल किया गया है। कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला ये भी शामिल किया गया है। तो प्रयोगशालाओं को शामिल किया गया है, लेकिन कृषि अभियांत्रिकी नाम का ऐसा कोई पॉइंट वहां पर नहीं दिखता आपको। तो इसलिए यहां पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर ये अपना ऑप्शन डी जो है यहां पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल है हमारे पास, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में पर कैपिटा या प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 32 रुपए, गांव में 32 रुपए उपभोग व्यय तथा शहर में 47 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग व्यय। गरीबी रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया है। तो गरीबी के क्षेत्र में हमारे पास 2 मानक हैं, एक है आपका तेंदुलकर समिति का मानक और दूसरा है आपके पास रंगराजन समिति का मानक। तो ये जो 32 रुपए और 47 रुपए का जो मानक है ये रंगराजन समिति का मानक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक, इसी के साथ आप तेंदुलकर समिति का भी पढ़ लेंगे, और इसका आपको मंथली भी निकालना है 30 से गुणा करके, तो उसके आसपास का आता है, उसको आपको याद रखना है। और आगे देखते हैं। आगे हमारे पास सवाल है कि देश में सबसे अधिक सूती वस्त्र निम्नलिखित में से किस सेक्टर में तैयार किया जाता है। ये क्वेश्चन 2-3 बार आया था, तो याद रखना जो पावर लूम सेक्टर है वहीं पर जो है सूती वस्त्रों का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, और भारत में सबसे ज्यादा रोजगार भी वस्त्र उद्योग में ही मिलता है लोगों को, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास सवाल है, पिछले 1 दशक में भारत के निम्नांकित क्षेत्र में किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह आकर्षित हुआ है। तो ये जो है आपका दशकों की बात करते हैं तो सेवा का क्षेत्र होता है, ये यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। तो सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक एफडीआई जो है निवेश या आकर्षित किया गया है। और आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधी कानून, सीएसआर संबंधी कानून सबसे पहले किस देश में बनाया गया। तो ये आपका भारत देश ही है। कॉर्पोरेटिव कंपनियां जो है भारत में कारखाने खोलती हैं, अपना रोजगार करती हैं, रोजगार देती भी हैं, धन भी कमाती है, लेकिन उनका भी कुछ दायित्व है देश के लिए, एजुकेशन में, हेल्थ में, और भी कुछ सामाजिक दायित्व हैं, उनको पूरा करने के लिए इस टैक्स को भारत में पहली बार लगाया गया था। इसको आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास सवाल है, वर्ष 2012 में भारत के मानव विकास सूचकांक का क्या मूल्य था। तो 2012 की बात तो पूछेगा नहीं, तो याद रखना है 2020 में आपको क्या बताया था इससे पहले मैंने 0.645,
भारत जो है मध्यम मानव सूचकांक वाला देश है और भारत का रैंक इस बार 131वां है, 2 स्थान भारत नीचे गिरा हुआ है, इसको आपको याद रखना है। और आगे देखते हैं। आगे एक सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता विरोधी कार्यक्रम नहीं है? ये आपका RLEGP, IRDP, NREP, MRTP, इसका आप डिटेल भी वीडियो देख सकते हैं, इसमें पूरे योजनाओं के बारे में बताया गया था आपको। तो ये जो आपका MRTP नाम का तो ऐसा दिखता नहीं कि गरीबी निर्धनता वाला उन्मूलन वाला कोई प्रोग्राम होगा, लेकिन RLGP, RL अपना EGP, IRDP, NREP ये आपका कहीं ना कहीं इससे संबंधित है। तो इस तरह से ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास सवाल है कि 2001 से 2012 की अवधि में भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर का क्रम विश्व में क्या था? 14 में आया हुआ सवाल था, उस समय सेकंड था। किसमें बोल रहे हैं? सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर। इसके लिए अभी आपको लेटेस्ट डेटा देख के जाना होगा, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक सवाल है, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। इसमें आपको जो है खाद्यान्नों का अनुमानित उत्पादन बताना पड़ता है। तो जिस समय सवाल आया था उसमें हो सकता है कुछ इधर उधर हो गया होगा डाटा। वर्तमान की अगर आप बात करेंगे तो 295.67 मिलियन टन जो है, ये जो आपका तीसरा ये बताया गया है 295.67 मिलियन टन। तो यहां पर अगर इसके आसपास का डेटा आएगा तो ये आंसर राइट हो जाएगा वर्तमान का, इसको आप लिख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसलें सम्मिलित हैं? 13 का क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं गेहूं भी मिलता है, चावल भी मिलता है और दाल भी इसमें मिलता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी जो है ये राइट हो जाएगा, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, वर्ष 2012 में निम्न में से किस भारतीय फसल का मूल्य विश्व बाजार में सर्वाधिक बढ़ा है? तो उस समय की बात थी तो उस समय ग्वारगम बढ़ा था, ठीक है। तो ऐसे सवालों के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसका डिटेल में एनालिसिस करना पड़ता है कि पिछले साल कितना था और इस साल कितना है। तो हालांकि ये सवाल थोड़ा सा टफ था और ऐसे सवाल आ जाते हैं तो इसको छोड़ देना ही बेटर होता है, खासकर PSC जैसे एग्जाम में। आपको जो है धान का, गेहूं का, मक्के का और गन्ने का, ये 4 का कम से कम पूरा डिटेल पढ़ के जाना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह इस्पात का उद्योग नहीं है? तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कहां कहां पर आप सुने हैं। टाटानगर में तो फेमस है ही, भिलाई में भी आपका है, रशिया के सहयोग से बना हुआ। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में भी है, ब्रिटेन के सहयोग से बना हुआ। जमशेदपुर में तो है ही, लेकिन झरिया में आप देखते हैं कोयले का कारखाना ज्यादा है, यहाँ पर लोहे का नहीं है। तो इस तरह से आपका झरिया जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक। और आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है, भिलाई स्टील संयंत्र कैसा उपक्रम है? निजी है, सार्वजनिक है या फिर कुछ और है, या सहकारी है? तो याद रखना ये पब्लिक सेक्टर का ये उपक्रम है, ठीक है। भिलाई स्टील प्लांट के बारे में आपको जानना चाहिए कि सेकंड 5 ईयर प्लान में रशिया के सहयोग या सोवियत संघ के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था 1955 के आसपास, है ना। तो इस तरह से ये आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर ए, सार्वजनिक। और आगे देखते हैं। आगे हमारे पास सवाल है, अधोलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है? तो यहाँ पर जो बॉम्बे हाई है, मुंबई हाई जिसको बोलते हैं, ये बहुत फेमस है आपका, और एक इसके लिए है आपका पेट्रोलियम के प्रोडक्शन के लिए। तो इस तरह से इसका ऑप्शन डी जो है ये राइट हो जाएगा, मेंस का है सवाल ये। और आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की कब शुरुआत हुई? मेंस का सवाल है ये, 2007 में इसको स्टार्ट कर दिया गया था। फैक्चुअल क्वेश्चन है तो 2007 इसका आंसर आपको मारना है। और आगे देखें। आगे हमारे पास सवाल है कि भारत में सतती विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ये मेंस 2011 जब ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते थे उस समय का क्वेश्चन है ये। अभी अगर आप देख रहे होंगे तो कोयले के प्रोडक्शन से हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बिजली बना रहे हैं हम, लेकिन यहां पर पूछ रहा है सतती विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से अगर आपको बनाना है तो कौन सा बेटर रहेगा? खनिज तेल और गैस से बनाएंगे, यहां पर भी क्या होगा? पॉल्यूशन होगा। परमाणु ऊर्जा भी खतरनाक हो सकता है, जल विद्युत अच्छा हो सकता है। तो यहां पर अगर आप देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे अच्छा स्रोत जल विद्युत को मारना चाहिए, लेकिन जल विद्युत में ज्यादा प्रोडक्शन हो नहीं पाता। तो ऐसे में जो है आप देखें तो परमाणु ऊर्जा में ज्यादा एनर्जी बनता है अगर शांतिपूर्वक उपयोग किया जाए। तो यहां पर इसका आंसर जो है अलग अलग वे में देखा जाए तो सी और डी दोनों हो सकता था, इसलिए यहां पर इसको विलोपित किया गया था उस समय, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास सवाल है, अधोलिखित में से कौन सा मानक जीवन गुणवत्ता का मापन नहीं है? तो इसमें हम देखते हैं कि जीवन प्रत्याशा बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, सीसीयू मृत्यु दर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीवन और मृत्यु संबंधित है ये।
लेकिन उपभोक्ता सूचकांक का यहां पर कोई विशेष महत्व आपको दिखता नहीं डायरेक्टली, तो इसलिए यहां पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी यहां पर राइट हो जाएगा। और आगे देखें, फिर से मेंस 2011 का क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई। इसको हम पूरे डिटेल में पढ़ चुके हैं, 1950 1950 में हुआ था। और आगे देखें, भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, लगातार कई एग्जाम में आया हुआ ये। गुजरात है आपका, मूंगफली का सबसे बड़ा प्रोडक्शन यहीं पे होता है। और आगे देखते हैं, आगे हमारे पास सवाल है, किस वित्तीय वर्ष में किसान क्रेडिट कार्ड योजना केसीसी स्कीम लागू किया गया था। तो 1998-99, इसको भी हमको ध्यान रखना है। किसानों को जो है अल्पावधि का यहाँ पर ऋण मिलता है केसीसी के माध्यम से। 1998-99 से ये प्रारंभ है हमारे देश में। और आगे देखें, आगे हमारे पास सवाल है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। ये भी मेंस 11 का क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है आपका 1999 में स्टार्ट हुआ था। अभी तो प्रधानमंत्री कृषि जीवन बीमा योजना चल रहा है, तो इसका हमको दोनों को मिला के पढ़ लेना चाहिए। दोनों का केवल डेट याद कर लीजिए, लेकिन अभी का जो आपका पीएम वाला है उसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कौन कौन से कंडीशन है। फसल की बुआई नहीं हो पाएगी तो बीमा कवर मिलेगा कि नहीं, फसल में अगर आग लग जाए बाद में तो बीमा कवर मिलेगा कि नहीं। तो ऐसे 4 कंडीशन आपको यहां से पढ़ लेना चाहिए। और आगे देखते हैं, यहां पर जो है अब पूछा है आपको तरुण ऋण के बारे में, मुद्रा में जो हुआ था। तो इससे पहले हमने देखा था कि तरुण मतलब सबसे बड़ा 5 लाख से 10 लाख वाला। तो इस तरह से यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, डी, 5 लाख से 10 लाख रुपए मुद्रा योजना के तहत जो तरुण स्कीम है, इसमें इतनी राशि जो है आपको ऋण के रूप में प्राप्त हो सकती है। और आगे देखते हैं, आगे हमारे पास सवाल है, 330 रुपए का न्यूनतम वार्षिक किस्त किस बीमा योजना के लिए जमा की जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, 2016 में आया था ये। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें जो है 330 रुपए आपको जमा करना होता है वार्षिक प्रीमियम, और इसमें 2 लाख रुपए का आपका बीमा होता है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में क्या होता है, इसमें केवल आपको 2 रुपए की प्रीमियम ये स्कीम प्राप्त हो जाती है। चलिए और आगे देखते हैं। आगे हमारे पास सवाल है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में पात्रता में क्या सही नहीं है। इसमें आपको 18 साल से ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल, तभी आप रोजगार करने के योग्य हो पाते हैं। स्व सहायता समूह का सदस्य होना चाहिए, बिल्कुल ये भी जरूरी चीज है। समाज का एक सुस्थित या एस्टेब्लिश्ड सदस्य होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक होना चाहिए। तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात स्पष्ट रूप से नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 18 का सवाल है ये। चलिए और आगे देखें। अगला है आपका, प्रधानमंत्री के द्वारा आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कहां से की गई थी। तो हालांकि इसका जो सही जवाब होता है वो आपका रांची झारखंड होता है, लेकिन इससे पहले जो है प्रधानमंत्री यहां पर आए थे और इसका उद्घाटन किया था। तो इसलिए जब हमारे ऑप्शन दिए जाते हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित, तो हमको बीजापुर यहां पर मारना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन अप्लाई क्वेश्चन हो जाता है। और आगे देखते हैं, स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए किसे पात्रता नहीं है। 18 का सवाल है, इसको हमेशा याद रखना है। एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और महिला उद्यमी, ये तीनों को ही यहां पर इसमें राहत मिलता है, बाकी और किसी वर्ग को कोई राहत यहां पर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से जो आपका अन्य पिछड़ा वर्ग है, ये जो है यहां पर गलत आंसर हो जाएगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, अन्य पिछड़ा वर्ग को यहां पर कोई भी लाभ जो है नहीं मिलता। ठीक, और आगे देखें। अगला हमारे पास सवाल है, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहां है। तो असम का जो डिगबोई है, आप लगातार पढ़ते होंगे जीएस में, यही है आपका। तो असम में है ये स्थित, 17 में रजिस्ट्रार में आया था। और आगे देखते हैं। अगला है आपका मानव विकास रिपोर्ट, जिन 3 संकेतकों का संयोजन करके विकास का मापन करती है, वो कौन कौन सा है। तो इसमें हमको देखना है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन का स्तर, ये तीनों को ही हमको यहां पर शामिल करना है, बाकी और किसी को प्रत्यक्ष रूप से हम शामिल नहीं करते। तो एजुकेशन, स्वास्थ्य और जीवन का स्तर। ठीक, और आगे देखते हैं। आगे हमारे पास सवाल है कि कौन सा राज्य भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो अभ्रक जो है सबसे ज्यादा आपका आंध्र प्रदेश में होता है, और अभ्रक के प्रोडक्शन में भारत पूरे वर्ल्ड लेवल पे टॉप पे है। ठीक, ये यहां पर सवाल है। तो इस तरह से यहां पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत में सबसे बड़ा कंटेनर पत्तन कौन सा है। तो ये आपका बॉम्बे का जो जवाहरलाल नेहरू पत्तन है ये है। विशाखापट्टनम वाला सबसे गहरा बंदरगाह है, ये भी याद रखना है। ठीक, तो कम से कम दोनों के बारे में आपको अच्छे से देख लेना चाहिए। और आगे देखते हैं। प्रश्न है आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो जो राउरकेला उड़ीसा में है वो वाला जर्मनी के सहयोग से बना हुआ है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल वाला ब्रिटेन के सहयोग से बना है।
भिलाई वाला जो है आपका सोवियत संघ के सहयोग से बना है, और ये तीनों ही आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान में बनाया गया है, इसको आपको याद रखना है। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। आगे हमारे पास सवाल है कि भारत में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने की अवधि क्या होगी। तो इससे पहले हमने चर्चा किया हुआ है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है एनके सिंह जी होंगे, यहां तक हमने पढ़ा था। तो ये जो आपका वित्त आयोग है ये 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक कार्य करेगा। जैसा कि भारत का वित्तीय वर्ष है उसी के अकॉर्डिंग आपका 2020 से 25 तक कार्य करने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी जो है ये राइट है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास सवाल है, सूती वस्त्र उद्योग के निम्नलिखित खंडों में कौन सा खंड सूती वस्त्र उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। तो इसको याद रखना, पावर लूम ही है ये, इसको हमको भूलना नहीं है। पावर लूम में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है सूती वस्त्र का। ठीक, अगला हमारे पास सवाल है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस सूची में सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा का विषय शामिल किया गया है। एक अच्छा क्वेश्चन था ये। तो ये आपका समवर्ती सूची में, कॉन्करेंट लिस्ट में यहां पर ये शामिल है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी समवर्ती सूची इसका राइट जवाब हो जाएगा। और आगे देखें, प्रश्न है हमारे पास सीएमओ 2019 का, विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि सब्सिडी जो न्यूनतम अथवा व्यापार में व्यवधान का कारण नहीं है, किस बॉक्स के अंतर्गत रखे जाते हैं। ये आपको एसीएफ में भी पूछ सकता है, तो याद रखना है आपको हरे संदूक या हरे बॉक्स में इसको रखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला हमारे पास सवाल है, वर्ष 1991 के आर्थिक संकट के लिए किस एक कारण को जो है उद्धत किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं बाह्य ऋण का उच्च स्तर हो गया था, विदेशी विनिमय कोष का उच्च स्तर ये तो कम था हमारे पास, राजनीतिक अस्थिरता ऐसी कोई बात नहीं थी, भारत की आयात प्रतिस्थापन नीति ये भी कोई विशेष बात नहीं थी। तो यहां पर अगर आप देखें तो सबसे बड़ी समस्या थी कि भारत का ऋण जो है लगातार बढ़ते जा रहा था। तो इसलिए यहां पर ऑप्शन बी जो है केवल एक हम यहां पर राइट आंसर ले लेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। आगे एक योजना है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जिसको हम स्वर्ण चतुर्भुज योजना भी बोल सकते हैं। परियोजना का संबंध किसके विकास से है। तो इसमें जो है आपका राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास किया जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है ये, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ये आपका सीएमओ 2019 का सवाल है। अगला हमारे पास सवाल है कि राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उपयोजना के रूप में प्रारंभ किया गया है। 17-18 का सवाल है। तो जो राष्ट्रीय केसर मिशन है, सबसे पहले तो आपको जानना है कि केसर के प्रोडक्शन में कौन सा राज्य अव्वल है। तो हमारा जम्मू कश्मीर राज्य अव्वल है। दूसरी बात, कई बार एक सवाल पूछता है आपको कि केसर के प्रोडक्शन से संबंधित कौन सी क्रांति है। तो सैफरॉन क्रांति आप याद रखें, ये इसका जवाब होगा। सैफरॉन क्रांति का संबंध जो है केसर के प्रोडक्शन से है। और इसके लिए जो आपका उप योजना था वो था आपका राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो जो ऑप्शन ई है ये यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक, और आगे देखते हैं। अगला सवाल है, विश्व आर्थिक फोरम 15-16 के वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक के अनुसार भारत का क्रम, इस रैंक को भी आपको याद कर लेना चाहिए। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक उस समय 55 था, अभी जो है भारत का रैंक इसमें 68 है, इसको याद रख लेना चाहिए। बस इतना ही हमारे लिए काम का है। और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, राज्यों के निम्नलिखित समूहों में कौन सा समूह भारत के लौह अयस्क उत्पादन करने वाले पहले 2 क्रमांक के राज्यों को दर्शाता है। तो आप देखते हैं ओडिशा और छत्तीसगढ़ यहां पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट है। ठीक है, हालांकि ये क्रम जो है आगे पीछे होते रहता है, कभी छत्तीसगढ़ आगे हो जाता है, कभी ओडिशा आगे हो जाता है। तो इस तरह से यहां पर जो है इसका ओडिशा और छत्तीसगढ़ राइट आंसर होगा। और आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस वर्ष। सबसे पहले तो आपको यह जानना चाहिए कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाते हैं। तो ये हम मनाते हैं प्रतिवर्ष 7 अगस्त को। कब से मनाना शुरू किए हैं हथकरघा दिवस? 2015 से मनाना शुरू किए हैं। ठीक, तो 7 अगस्त और 2015 यहां पर इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास सवाल है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2019 किस शहर में आयोजित होने जा रहा है। अभी जस्ट अपना लेटेस्ट में एग्जाम हुआ था 2019 में, सहायक संचालक जनसंपर्क वाला। तो याद रखना है आपको, ये आपका सम्मेलन जो है चेन्नई में होने वाला है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास सवाल है, सितंबर 2018 से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के प्रबंधकीय निदेशक और CEO कौन है। ये भी आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो विक्रम लिमाया जी हैं। तो ये आपका फैक्चुअल डेटा है। ये लगातार चेंज भी होते रहता है, तो एग्जाम से पहले इसको आपको देख के जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको जो है योजना मद 2020-21 का जो बजट में आया हुआ था, जैसे कि आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 75,000 करोड़, मनरेगा में 61,500 करोड़,
राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए 39,161 करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 34,115 करोड़, एकीकृत बाल विकास योजना में 28,557 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना में 27,500 करोड़। तो इसमें से जो आपको स्टार लग रहा है उसको देख लेंगे एक बार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। 15,695 करोड़ रुपए इसमें दिया गया है। हरित क्रांति आप देख सकते हैं 13,320 करोड़ रुपए है। स्वच्छ भारत मिशन में आपका 12,294 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन में 11,500 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में आपका 11,127 करोड़ रुपए है। तो यहां पर ये सवाल आपको डायरेक्ट एग्जाम में दिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने इसको देखा। उसके अलावा आप देख सकते हैं मिड डे मील कार्यक्रम और आपका जीविकोपार्जन मिशन, इसको भी आप एक बार देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम इस वीडियो में जो भी योजनाएं थी उससे संबंधित प्रश्न और कुछ विविध प्रश्न, मिसलेनियस जो क्वेश्चन थे, इसको हमने देखा। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे, आगे की बात हम आगे की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।